ज्योतिष विज्ञान के चल रहे वीडियो सीरियल का ये चौथा एपिसोड है। इस चौथे एपिसोड में हम विवाह के लिए कुंडली का मिलान किस तरीके से करते हैं वह भी बताएंगे और किस तरह से करना चाहिए वह भी बताएंगे। जो लोग ज्योतिष के बारे में पहले ही जानते हैं यह वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो नहीं जानते हैं यदि वे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उन ज्योतिष को नहीं जानने वालों के लिए भी एक नया वीडियो सीरियल बना करके पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले कृपया यदि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो नए वीडियो बने उनकी सूचना आप तक पहुंच सके। इस वीडियो सीरीज में जो कुछ कंटेंट मैं यहाँ दे रहा हूँ, इसमें जो कुछ यहाँ बताया जा रहा है ये सब मेरा अनुभव है, जो मैंने पिछले करीब 25 साल जो इस ज्योतिष में लगाए हैं उनका सार है। सामान्यतया शादी विवाह के लिए जो भी कुंडलियां मिलाई जाती हैं उसमें लग्न और 7वां स्थान इन्हीं को लेकर के अक्सर मिलान किया जाता है, क्योंकि लग्न जातक के खुद का स्थान होता है और 7वां जीवन साथी का होता है। अब मेरे अनुभव में जो आया है वो इस तरह है कि लग्न और जीवन साथी का तो हम इस जन्म के लिए देखते हैं। 5वां भाव जो है या 5वां स्थान जो है वह पिछले जन्म को भी बताता है, इसलिए 5वें भाव को भी देखना चाहिए। सनातन संस्कृति के हिसाब से पिछले जन्मों का बंधन माना जाता है, इसलिए हम विवाह के लिए जो कुंडली मिलान करेंगे उसमें 5वां भाव भी लेंगे और 5वें से 7वां, जैसे हमने यहाँ लग्न से 7वां लिया था ऐसे ही पिछले जन्म से 7वां भाव ये होगा 11वां, इसको भी शामिल करना चाहिए। 9वां भाव भाग्य का होता है और भाग्य का निर्माण भविष्य के लिए होता है। तो शादी विवाह का जो भी बंधन है वो हमारा भविष्य के लिए किस तरीके से रहे, अच्छा रहे, इसलिए हमको 9वां भाव भी शामिल करना चाहिए। तो अब हमारे पास में 5 भाव हुए, लग्न, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां। अब क्योंकि हमें विवाह मिलान के लिए कुंडलियां देखनी है इसलिए हम इन 5 भावों पर ही बात करेंगे। विवाह मिलान के लिए हमारे पास 2 कुंडलियां होती हैं, एक लड़के की दूसरी लड़की की। मिलान किस तरीके से करना है? उदाहरण के लिए हम 2 जन्म पत्रियों के प्रारूप सामने रख लेते हैं। यह एक जन्म पत्री का प्रारूप है और यह दूसरी जन्म पत्री का प्रारूप है। यह लग्न 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, लग्न 5वां, 7वां, 9वां और 11वां स्थान है। अब एक के लग्न में जो राशि है वह दूसरे के लग्न में जो राशि है उससे शत्रु है अथवा मित्र है, यह देखेंगे। 5वें स्थान में जो राशि है वह दूसरे के 5वें स्थान में जो राशि है उससे शत्रु है या मित्र है, यह देखेंगे। जैसा कि सभी ज्योतिष का ज्ञान रखने वालों को यह पता होगा कि 12 राशियां 4 भागों में विभक्त होती हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ये कौन कौन सी शत्रु और मित्र होती हैं इसका चार्ट मैं आगे दे रहा हूं। अब यह तो राशियों के बारे में हम जान लेंगे कि लग्न से दूसरे के लग्न की राशि शत्रु है, मित्र है। 5वें भाव की राशियां आपस में शत्रु हैं या मित्र हैं, इसी तरह से 5 घर की बनानी है। अब आते हैं, यदि इनमें कोई ग्रह भी बैठे हों तो क्या होगा। वैसे ही देखेंगे, यदि मान लीजिए एक के लग्न में ग्रह बैठा है, दूसरे के लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो यहाँ जो लग्न में ग्रह बैठा हुआ है वह
इस राशि से शत्रु है या मित्र है। इसी तरीके से पांचों घर में देख लेंगे। और यदि मान लीजिए दोनों के ही लग्न में या पांचवें भाव में या सातवें में या 9वें और 11वें भाव में ग्रह बैठे हों तो उनको भी इसी तरीके से देखेंगे। दोनों के बैठे हुए हैं तो दोनों के जो ग्रह हैं वह आपस में शत्रु हैं या मित्र हैं। शत्रु और मित्र, ग्रहों के जो शत्रु और मित्र हैं उनको हम, जैसे मान लीजिए यहां कोई ग्रह बैठा हुआ है और यहां भी कोई ग्रह बैठा हुआ है, यदि हम इसका मिलान कर रहे हैं तो जो जन्म कुंडली का मैत्री चक्र है उसके अंदर शत्रु और मित्र दिए हुए होते हैं, उनसे चेक करेंगे। आशा है यह मिलान समझ में आ गया होगा। यदि कोई संशय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं संशय दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। जन्म कुंडली मिलान में इस मिलान से अतिरिक्त भी एडवांस मिलान और होते हैं, जिसका विवरण दूसरे एपिसोड में बता दिया जाएगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। इस प्रकार के जो मिलान हैं उनमें ज़्यादा समय लग सकता है। ज़्यादा बढ़िया यह होगा कि यदि मान लीजिए वर या वधू का जब मिलान कर रहे हैं तो एक साथ 4-5 कुंडलियां हों तो मिलान करें। और यह उम्र 21 से 25 साल के बीच में ज़्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि उसके बाद में विवाह में देर हो सकती है। जहाँ भी लेट विवाह होते हैं वहाँ विवाह एक लगभग समझौते की तरह होता है, इसलिए जहां भी ठीक मिलान बनता हो वहां तुरंत विवाह कर देना चाहिए। जो लग्न कुंडली है वह वर्तमान जीवन को बताती है। उसमें हम जो ज्यादातर मिलान करते हैं वह लग्न, 7वें भाव और 9वें भाव को लेकर के करना चाहिए। 5वां भाव जैसा कि पहले बताया जा चुका है पिछले जन्म से भी संबंधित होता है, 9वां भाव अगले जन्म से भी संबंधित होता है। तो लग्न वर्तमान, 7वां भाव जीवन साथी का और 9वां भाव आने वाले भविष्य का। अगर यह भी ठीक मिल जाते हैं तो भी ठीक है, पिछले जन्म को छोड़ देना चाहिए। नवांश कुंडली पिछले जन्म से रिलेटेड होती है। पिछले जन्म से संबंधित जो भी जीवन साथी के साथ मैचिंग हुई होती है वह हम नवांश से देखते हैं। इसलिए यदि इस कुंडली में नहीं बनता हो तो जो नवांश कुंडली है उसमें बैठे ग्रहों से मिलान कर लेना चाहिए। इस मिलान के अंदर इस जन्म का, पिछले जन्म का और भविष्य का, यह तीनों तरह के मिलान आ गए हैं। इसलिए हम यह मान करके चलते हैं इस मिलान के आधार के ऊपर यदि जन्म कुंडली मिलाई जाएगी, इसमें विवाह का सामंजस्य अच्छा रहेगा। मेरे इस वीडियो सीरियल में हर एक में ज्योतिष का एक कॉन्सेप्ट लिया गया है और ज्योतिष की ही एक गलतफहमी या गलत अवधारणाएं जो ज्योतिष के लालची लोगों ने अपनी कमाई का साधन बना करके लोगों के मन में बिठा दी है, उसके ऊपर चर्चा की जाती रही है। पिछले 3 एपिसोडों के अंदर इसी तरह से चर्चाएं की जा रही हैं। अब बात करते हैं गलतफहमी या लालच में की गई गलत धारणाएं बना करके जो लोगों के मन में बिठाई गई है, उन्हीं में से एक और अवधारणा पर। अक्सर ज्योतिषी ये बोलते हैं कि ये जो कठिनाई का समय है वो बिल्कुल उसको एकदम से सही कर देंगे। यदि हम ध्यान दें तो ज्योतिष का पहला सिद्धांत है कि हमें जो ये सब कुछ इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, ये पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर भोगना पड़ रहा है। भगवान का बनाया हुआ संविधान है कि जो पिछले जन्म के खराब परिणाम थे, नेगेटिविटी थी, उसको इस जन्म में खराब ही भुगतना है। पिछले जन्म के जो पॉजिटिविटी थी उसे इस जन्म में अच्छा भुगतना है। यदि कोई ज्योतिषी ये कहता है कि मैं मेरे तंत्र मंत्र से इसे बिल्कुल सही कर दूंगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका तंत्र मंत्र भगवान से भी ऊपर हो गया।
हमें किसी भी तरीके से यह नहीं सोचना है कि हम भगवान से ऊपर हो सकते हैं। यदि इस तरीके का सोच है तो बिल्कुल गलत सोच है। इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी शिव हैं। रावण ने भी यह सोचा था कि वो शिव को अपने वश में कर ले। रावण ने शिव जी को कैलाश पर्वत से श्रीलंका ले जाने का भरसक प्रयत्न किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। कोई भी व्यक्ति अगर यह सोचे कि दूसरा मेरे वश में होकर के किसी तरीके से काम कर ले, ये खराब सिद्धांत है। उसमें ईश्वर को वश में करना किसी भी तरीके से संभव नहीं है। ईश्वर इसीलिए किसी को दिखाई नहीं देते, वह अदृश्य रह करके सब कुछ देखते हैं, उसी के हिसाब से फल देते हैं। उनके लिए हर एक व्यक्ति, हर एक जीव बराबर है। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा विश्व उन्हीं के द्वारा निर्मित है। उन्होंने जो कुछ बनाया है बहुत सोच समझ करके बनाया है। उनके दिखाई न देने के कारण ही मनुष्य नियंत्रित रहता है, कंट्रोल में रहता है। अन्यथा मनुष्य के दिमाग में हमेशा ये फितूर चलता है कि मैं इस पर कंट्रोल कर लूं, वो भी मेरे वश में हो जाए, और हर चीज मेरे नियंत्रण के हिसाब से ही चलती रहे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो तप करता है और भगवान यह सोचते हैं कि यह उचित व्यक्ति है, उसी को वो दर्शन देते हैं, अन्यथा वो हर किसी के लिए अदृश्य रहते हैं। अगले एपिसोड में इसी विवाह योग के इन्हीं 5 घर से रिलेटेड जो एडवांस योग बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।